दिस इज रंजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKJ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो अभी अपन लोग का क्लास 10 का फिजिक्स चल रहा है, जहाँ पे अभी पर्टिकुलर अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। जहाँ पे अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिस पर इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। दैट मीन्स लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था। आप चलिए उसके आगे अपन लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है उसका नोट आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाता है, तो वहाँ से जाके आप नोट को डाउनलोड कर लेना। और हाँ, यहाँ पे ईच NCERT और SC वर्मा क्वेश्चन सोल्व करा जाता है, तो ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने क्या देखा था, चलिए क्लास 10 फिजिक्स, क्लास 10 का फिजिक्स अपन लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है शायद यहाँ पे। फिजिक्स क्लास 10, ठीक है। अब गौर करके देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में ओम्स लॉ समझाया था। ओम्स लॉ में हमने क्या समझाया था, तो ओम्स लॉ में हमने आपको समझाया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जितना पोटेंशियल होगा किसी सर्किट में उतना ही उस सर्किट से करंट का फ्लो होगा, उतना ही। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए अपन लोगों ने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अप्लाई करा था। क्या करा था, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अप्लाई करा था, तो यानी V इक्वल टू RI, V इक्वल टू RI। ये लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था, V इक्वल टू RI। यहीं पर हमने लेक्चर को स्किप करा था कि इसके बारे में, लास्ट लेक्चर में स्किप करा था कि इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो R क्या है, R इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कौन सा मटेरियल का, जो एलिमेंट सर्किट में अप्लाई करा गया है। ध्यान से सुना, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखना, मैं जरा सा कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं। अगर मैं R को एक साइड रखूं तो देखो R इक्वल टू क्या होगा, तो R इक्वल टू V अपॉन I होगा क्या, बिल्कुल होगा, R इक्वल टू V अपॉन I। तो इससे यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, इससे यहाँ पे यही मतलब निकलता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। क्या हुआ, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। यानी R इज कांस्टेंट, दैट मीन्स ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स V अपॉन I का जो रेशियो होगा ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा। अगर सपोज करो V बढ़ता है तो I को भी बढ़ना पड़ेगा, दैट मीन्स ये इनका रेशियो कांस्टेंट होगा। अगर I घटता है तो V का भी वैल्यू घटेगा, सच दैट इनका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो इनका यूनिट क्या होगा, तो इनका यूनिट देखो, V का यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट। और करंट का यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। करंट का क्या यूनिट होता है, एम्पियर। और इस वोल्ट अपॉन एम्पियर का एक अलग नेम रखा गया। किसका नेम रखा गया, यूनिट का नेम रखा गया, दैट इज कॉल्ड एज ओम, दैट इज कॉल्ड एज ओम्स। क्यों, तो ये ओम्स ने डिस्कवर करा था एक्सपेरिमेंट, उन्हीं के नेम के ऑनर पर ये यूनिट रखा गया, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या होता है, तो यूनिट का सिंबल ऐसे होता है, ये एक ग्रीक सिंबल है, इसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या, देखो तो जैसे कि हमने बताया कि R क्या है, रेशियो अपॉन V अपॉन I। तो अगर मैं ऐसे कुछ, जरा ध्यान से देखना, मैं कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा। तो अगर मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, R इज, अगर मैं I को हटा दूँ, तो अगर या I को कांस्टेंट रखूँ तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल डाल सकता हूँ। और ऐसे डाल सकता हूँ कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने ओम्स लॉ में क्या देखा था, फिजिकल सिचुएशन रिमेन कांस्टेंट में हमने बताया था। यहाँ पे फिजिकल सिचुएशन क्या हो जाएगा, अगर किसी सर्किट में करंट अगर कांस्टेंट है तो
रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है किसी गिवन सर्किट में तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होगा। किसके लिए, फॉर अ गिवन पैरामीटर के लिए। ध्यान से देखना ये छोटी छोटी बातों को, फिर लास्ट में आपको ईच एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करा जाएगा, एलोंग विद एससी वर्मा का क्वेश्चन भी सोल्व करा जाएगा, और एंड ऑफ द लेक्चर आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा। तो कीप अटेंशन। चलिए अब अपन लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अपन लोग तो मैथमेटिकली आर के बारे में जान गए। अब चलिए इस रेजिस्टेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में रेजिस्टेंस है क्या, एक्चुअली में रेजिस्टेंस है क्या। तो जो भी कुछ छापना है छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पे, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो सेलेक्ट प्रोसीड। तो चलिए हेडिंग लगाइए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्लीटली लेक्चर चलेगा। तो हेडिंग लगाइए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। resistance of a conductor, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, यानी ध्यान से देखना, हमने आपको इनिशियली ही क्या समझाया था कि करंट किससे फ्लो करेगा, करंट किसी न किसी कंडक्टर से फ्लो करेगा। तो उस कंडक्टर का किसी सर्किट में जब हम उस कंडक्टर को अप्लाई करते हैं तो उन कंडक्टर का रेजिस्टेंस के बारे में अपन लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो समझने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है क्या। तो ध्यान से देखना, जहां मैं यहाँ पे लैंग्वेज यूज करूंगा। तो इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जरा धीरे धीरे यहाँ से लैंग्वेज को भी आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहीं से आपका बेसिक स्टार्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किस में, तो थ्रू अ कंडक्टर। किस में, तो थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। ओके, अब ध्यान से सुनना, when इलेक्ट्रॉन फ्लो, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वन एंड या वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट ऑफ कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो when इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन पार्ट या वन एंड ऑफ कंडक्टर, वन पार्ट ऑफ कंडक्टर to other part of conductor, जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो मूव करता है या फ्लो करता है, तब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर्स हैव नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, उस इलेक्ट्रॉन से ये जो मूवेबल इलेक्ट्रॉन होता है या फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो कोलाइड कर जाता है। क्या कर जाता है, कोलाइड कर जाता है। एंड ऑफ द कंडक्टर दे कोलाइड with other electron, they collide with other electron। अब देखो, इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से जब वो फ्लो करता है एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट में, तब इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, जो कि किसी कंडक्टर में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उससे क्या कर जाता है, उससे वो कोलाइड कर जाता है। कोलाइड मीन्स वो टकरा जाता है। वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उनसे वो क्या कर जाता है, उनसे वो कोलाइड कर जाता है। तो ड्यू टू collision of electrons, due to collision of electron क्या हो जाएगा, there is some obstruction, किसका, तो इलेक्ट्रॉन्स का। there is some obstruction, किसका, तो इस इलेक्ट्रॉन का। या और ये जो सम ऑब्स्ट्रक्शन हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का,
या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, तो उनका ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाता है, उनका ऑब्स्ट्रक्शन ही रेजिस्टेंस कहलाता है। तो वही क्या हमने बताया, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। समझ में आया? ऑब्स्ट्रक्शन कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सॉरी, वो क्या कहलाता है, किसी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस कहलाता है। आई थिंक आप ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है ये समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको नोट तो मिल जाएगा। फिर जिस तरह अपन लोग करंट क्या था पढ़ लिया, फिर उनके टाइप पढ़ा, सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या है ये अपन लोगों ने समझ गया। अब आगे अपन लोग पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस के भी क्या टाइप हैं। तो हाँ, अगर टाइप हैं तो वही समझेंगे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने ले लिया होगा। चलिए इसे इरेज कर दूं, चलिए अब चलिए अपन लोग टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के टाइप अपन लोग अभी क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस की टाइप पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस के कितने टाइप्स हैं, जनरली रेजिस्टेंस के दो टाइप्स हैं। जनरली रेजिस्टेंस के कितने टाइप हैं, जनरली रेजिस्टेंस के दो टाइप हैं। इट इज टू टाइप, कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स के हैं। कौन कौन से, एक है आपका फिक्स्ड रेजिस्टेंस, दूसरा आपका क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक आपका है फिक्स रेजिस्टेंस, दूसरा आपका है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके ना, अब अपन लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिक्स रेजिस्टेंस क्या है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है। तो जनरली ये आपके 10th स्टैंडर्ड या 10th ग्रेड के लिए सिलेबस में नहीं है। किसे कहते हैं जनरली, फिक्स्ड रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप सिंपली यहाँ तक समझो, फिक्स्ड रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपन लोग यहाँ बुक्स रेहोस्टैट भी बोलता है। रेहोस्टैट क्या बोलता है, रेहोस्टैट बोलता है। और फिक्स्ड रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस या सिंपली फिक्स्ड रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ही कहता है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कहता है, रेहोस्टैट करता है। अब रहा बात कि ये जो रेजिस्टेंस है, इनका सर्किट सिंबल क्या हुआ, तो चलिए अब हेडिंग लगाइए, सर्किट सिंबल। यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। इट्स सर्किट सिंबल इज, अब देखो किसका, तो मैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस का कह रहा हूं। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल कुछ ऐसे होता है। कैसे, ऐसे फिक्स्ड रेजिस्टेंस का, ये क्या हो गया, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस किसका ये सर्किट सिंबल हो गया, फिक्स्ड रेजिस्टेंस का ये सर्किट सिंबल हो गया। अब अपन लोग देखेंगे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल क्या होता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सर्किट सिंबल कुछ इस तरह होता है, चाहे तो आप सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या सिंपली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये सर्किट सिंबल है। किसका, वेरिएबल रेजिस्टेंस का ना। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, जिस तरह वोल्ट को मेजर करने के लिए अपन लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए आमीटर का यूज करते हैं, सिमिलरली रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपन लोग ओम मीटर का यूज करते हैं। तो नोट बना के लिख लो कि रेजिस्टेंस इज measured by a device called as
ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। ओम मीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से अपन लोग क्या मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये सिंपली एक डिवाइस है। वैसे और भी कई डिवाइस हैं जिसकी मदद से अपन लोग सिंपली रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब इसे आप कॉपी कर लीजिए और नेक्स्ट अपन लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं या कौन कौन से पैरामीटर हैं जिस पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, ओके। तो अब हेडिंग लगाइए कौन कौन से पैरामीटर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं कौन सा रेजिस्टेंस लूंगा, यहाँ पे मैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस लूंगा। तो हेडिंग लगाइए फैक्टर ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। कौन कौन से वो फैक्टर है जिस पर क्या करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स करता है। कौन कौन से वो फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ के कुछ एक्सपेरिमेंट करा गया है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट it is found that ammeter reading is decreases one half आमीटर का रीडिंग डिक्रीज हो जाता है। कैसे, तो 1/2 से when length of the conductor is increases by double, डबल। ठीक है, जब कंडक्टर का लेंथ को इंक्रीज करा जाता है डबल, तब आमीटर का जो रीडिंग है वो डिक्रीज कर जाता है कितने से, तो 1/2 से। ये एक्सपेरिमेंट से हमने पाया। अब दूसरा पॉइंट जरा अटेंशन से आप समझने की कोशिश करना कि हमने क्या पाया। हमने ये पाया कि आमीटर का रीडिंग आमीटर का जो रीडिंग है, आमीटर को हमने सर्किट में अभी अप्लाई करा हुआ है। तो आमीटर रीडिंग इज इंक्रीजेस, आमीटर रीडिंग इज इंक्रीजेस कब, when same length and same material। अभी हमने सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल का एलिमेंट यूज करा है, बट थिकर वायर को यूज करा है, थिकर वायर का। दैट मीन्स when thicker wire of same length and same material is used in the circuit, thicker wire is used in the circuit। जब सेम लेंथ और सेम मटेरियल का थिकर वायर को अगर हम यूज करते हैं किसी सर्किट में, तो आमीटर का रीडिंग इंक्रीज करता है। अभी ध्यान से देखना, हमने सर्किट में आमीटर को अप्लाई करा, आमीटर के रीडिंग को अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तीसरा हमने क्या पाया, तो हमने यहाँ पे क्या फाउंड करा, हमने यहाँ पे ये फाउंड करा कि अगर हम सेम लेंथ का एंड सेम क्रॉस सेक्शनल या थिकर का अगर हम वायर को यूज करते हैं, स्टील आमीटर रीडिंग का जो वैल्यू है या ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट है। कब, व्हेन डिफरेंट मटेरियल इज यूज्ड। तो ध्यान से देखना, आमीटर रीडिंग
is different. ammeter reading is different. ammeter का रीडिंग है वो डिफरेंट हमने पाया when same length and same cross sectional area of conductor, but different material is used. जब हमने डिफरेंट मटेरियल को यूज करा बट सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर को यूज करा तो हमें ये मिला कि आमीटर का रीडिंग कुछ दूसरा वैल्यू है, वो जो पहले वैल्यू या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो नहीं है। तो ये कुछ तीसरा एक्सपेरिमेंट हमें मिला। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, तो चलिए पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, मिटा दूं। चलिए अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने क्या पाया, बाय द वे मैं बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी आप समझने की कोशिश करना। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 या ऑब्जर्वेशन नंबर 4, हमने ये पाया कि अगर सेम मटेरियल हो, सेम लेंथ का हो, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का हो, तब भी आमीटर का रीडिंग डिफरेंट होता है अगर मैं फिजिकल सिचुएशन को डिफरेंट करूँ। अब रहा बात कि फिजिकल सिचुएशन क्या है, अगर मैं प्रेशर को या टेम्परेचर को आइदर घटा या बढ़ा दूं तो आमीटर का रीडिंग जो अपन लोग को मिल रहा था फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से वो डिफरेंट वैल्यू आता है। तो इट इज फाउंड दैट ammeter reading is different if same length same cross sectional area of conductor is used। अगर हम सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया और सेम लेंथ का मटेरियल एंड सेम मटेरियल अगर सेम मटेरियल का भी हम यूज करते हैं किसी सर्किट में तो आमीटर का रीडिंग है वो डिफरेंट मिलता है। कब? व्हेन फिजिकल सिचुएशन इज चेंज। अगर हम फिजिकल सिचुएशन को चेंज कर दें तो अब रहा बात कि फिजिकल सिचुएशन क्या हो सकता है, तो लाइक प्रेशर, टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर या टेम्परेचर को घटा या बढ़ा दें तो आमीटर का जो रीडिंग है वो डिफरेंट हो जाता है। स्टिल सेम क्रॉस सेक्शनल का, सेम मटेरियल का और सेम लेंथ का अगर हम कंडक्टर को यूज करते हैं। बाय द वे ये पॉइंट आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। अब रहा बात कि प्रेशर या टेम्परेचर के बढ़ाने से कैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टिविटी के पॉइंट या टॉपिक में मैं आपको इंक्लूड कर लूँगा, तो वहाँ से आप समझ लेना। चलिए अब मैथमेटिकली अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे तो एक्सपेरिमेंट जो हमने करा तो वहाँ से हमें क्या मिला था, मैथमेटिकली समझने की कोशिश करना। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड एज आर, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I फ्रॉम ओम्स लॉ से। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया तो हमने क्या अप्लाई करा, R अप्लाई करा।
आर आई, दैट मीन्स क्या कि आर आई का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल टू भी होगा। अगर आर का वैल्यू बढ़ता है तो आई का वैल्यू घटेगा, अगर आई का वैल्यू बढ़ता है तो आर का वैल्यू घटेगा, सच दैट इनका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, इनके बराबर। ओके, तो हमने क्या यहाँ पे अप्लाई करा है, आमीटर को सर्किट में अप्लाई करा है। तो आमीटर किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। किसको, करंट को मेजर करता है। तो पहले एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला कि करंट का रीडिंग यानी आमीटर का रीडिंग क्या हुआ, तो आमीटर का रीडिंग हाफ हुआ, यानी करंट का वैल्यू हाफ हो गया जब लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। अब ध्यान से देखना फिगर से, मान लो कि अगर फिलहाल के लिए कंडक्टर का साइज इतनी बड़ा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यहाँ तक जाने में यानी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक पहुँचने में देखो इनको कितना ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इतना हुआ। ठीक है, मान लो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ या इसे अपोज करा। अगर लेंथ को मैं बढ़ा के इस दफ़ा यहाँ से इतना बड़ा कर दूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखा, मटेरियल भी अभी सेम है, तो लेंथ बढ़ा तो देखो अभी तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाने में जो इसे परेशानी हो रहा था, अभी सेम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, परेशानी डबल हो जाएगा। लेंथ बढ़ा तो परेशानियाँ इलेक्ट्रॉन का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे परेशानियाँ दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, दैट मीन्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ को बढ़ाने से क्या हो गया, लेंथ को बढ़ाने से बढ़ा, लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू कमेगा। तो वही तो हमने पहला पॉइंट में समझाया था कि आमीटर रीडिंग इज हाफ, कितना, तो 1/2 व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीजेस बाय डबल। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, वही पहला एक्सपेरिमेंट था। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, अब देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि इस दफा हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, या वायर जितने पतला था उसका हमने थिकनेस बढ़ा दिया। व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज इंक्रीजेस, आमीटर का रीडिंग क्या होता है, आमीटर रीडिंग का क्या होता है, तो आमीटर रीडिंग बढ़ जाता। अब ध्यान से देखना, मान लो कि इस दफा हमने इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंडक्टर यूज करा है। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पार्ट 1 से पार्ट 2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस दफा हमने इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेम लेंथ सेम मटेरियल को हमने यूज करा है। तो यहाँ पे देखो अभी ऑब्स्ट्रक्शन इसको कुछ हो रहा था, इनके वाल और इनके वाल में कोलाइड कुछ ही हो रहा था। अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है यहाँ से यहाँ तक इजीली इनके कंपैरिजन में। दैट मीन्स आमीटर का रीडिंग जो है सो इस दफा बढ़ेगा व्हेन थिकनेस ऑफ द वायर इज इंक्रीज। अब देखो आमीटर का रीडिंग बढ़ा, आमीटर का रीडिंग बढ़ा तो डेफिनेटली जब इनका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू कमेगा, क्योंकि आर इंटू आई इक्वल टू भी होगा। तो क्या मिला, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जब करंट का रीडिंग बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी थिकनेस इसका बढ़ाया तो थिकनेस दैट मींस इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये दोनों कब होगा, ये दोनों तभी होगा जब फिजिकल सिचुएशन लाइक प्रेशर और टेम्परेचर अभी कांस्टेंट है। तीसरा हमने क्या बताया कि मटेरियल का चेंज हो जाने से भी रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाता है या आमीटर का रीडिंग चेंज हो जाता है। तो अगर आमीटर का रीडिंग अगर चेंज हो गया कब, जब मटेरियल को अपन लोग चेंज कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए आप यहां तक होल्ड कीजिए। चलिए इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो देखिए, जब इन दोनों इक्वेशन को अपन लोग कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R इज L अपॉन A लिख सकता हूँ क्या, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
और जब मैं किसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूँ तो वहाँ पे क्या अप्लाई करता हूँ, वहाँ पे मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अप्लाई करता हूँ। तो R इक्वल टू कुछ कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, तो उस कांस्टेंट को हमने रो नाम दे दिया, उस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया, रो। तो रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए। तो जिस तरह ध्यान से देखना, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I का, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो हमने एक कांस्टेंट को अप्लाई करा, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा कि ये प्रोपोर्शनैलिटी है क्या। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी रेजिस्टेंस था, जिसके बारे में हमने आज यहाँ पे डिस्कस करा। सिमिलरली यहाँ पे हमने जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अप्लाई करा है, इसके बारे में भी कुछ जानेंगे। तो ये क्या है, तो ये आपका रेजिस्टिविटी है। क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी है, क्या है, रेजिस्टिविटी है, या सिंपली आप ऐसे समझो, सॉरी, ये क्या है, रेजिस्टिविटी है, यानी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज है। यानी हमने क्या बताया, मटेरियल को चेंज कर जाने से मीटर का रीडिंग चेंज हो जाता है। तो वही है, अगर रो चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस यानी R भी चेंज हो जाएगा। देखो, तो यहां से हम सिंपली ये देख रहे हैं कि R किस किस पर डिपेंड कर रहा है, R रो पर डिपेंड कर रहा है, L पर डिपेंड कर रहा है, A पर डिपेंड कर रहा है। अगर फिजिकल सिचुएशन को हम कांस्टेंट रखते हैं, क्या है फिजिकल सिचुएशन, प्रेशर को, टेम्परेचर को, ये दोनों को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, अब ध्यान से देखना क्या, तो रेजिस्टिविटी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब ये फिजिकल सिचुएशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा, तो अभी के लिए आप फिलहाल इतना जान लो कि अगर स्टार लगाकर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होगा किसका, तो हम अभी कंडक्टर का बात कर रहे हैं, यानी मेटल्स का बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस किसका, तो मेटल का इंक्रीज करता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, किसके लिए, तो मेटल के लिए, या प्योर मेटल के लिए, प्योर मेटल के लिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर के लिए मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, तो कंडक्टर का। अब ध्यान से सुनना, ये जो रो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि हमने अप्लाई करा है किसको, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये किसी भी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। यानी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये रो का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अब मैं चाहूंगा इस R इक्वल टू रो L अपॉन ए पर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम है, कुछ एचसीएल में भी प्रॉब्लम है, तो वो अपन लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यहाँ पे जो भी लिखाया गया है आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। हो गया, आई थिंक आपने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब इसे इरेज कर देता हूँ और इसके बाद अपन लोग एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। तो अब चलिए अपन लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं देखूंगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में आज के लेक्चर पर बेस्ड, फिर अपन लोग एचसी वर्मा पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी पर का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन नंबर 1, तो ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कहने का मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन से पैरामीटर है जिस पर कंडक्टर डिपेंड करता है। तो आई थिंक अगर आप लेक्चर अच्छी तरीके से देखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 इजी में बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, will the current flow more easily through a thick wire or thin wire of the same material when connected to the same sources and why। पूछ रहा है कि जब हम थिक वायर का यूज करते हैं तो करंट का फ्लो जो है इजीली है अगर हम सेम सोर्स से, या यानी वोल्टेज को हम सेम रखते हैं
तो करंट इजीली फ्लो होता है। व्हाई, इसका रीजन दीजिए। तो आई थिंक आप इसका भी आंसर दे सकते हैं अगर आप लेक्चर अच्छी तरीके से देखे होंगे तो, क्योंकि कोलिजन वगैरह कम होता है। ठीक है, थोड़ा सा हिंट हमने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू 1/2 of its former value. What changes will occur in the current through it? क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे इजी में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे इजी में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन सेम या कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to 1/2 the value। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है फॉर्मर वैल्यू से, यानी पहले वाले वैल्यू से अगर हम उसका वैल्यू हाफ कर देते हैं, अगर रेजिस्टेंस उस कंपोनेंट का सेम होना चाहिए तो करंट में क्या होगा? करंट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? तो हमने आपको पहले ही समझाया था कि R इक्वल टू भी अपॉन आई। तो हमने क्या बताया था कि अगर भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, अगर भी घटेगा तो आई भी घटेगा, सच दैट इनका रेशियो इनके बराबर ही होना चाहिए। तो अगर आर कांस्टेंट है और ये भी इंक्रीज करा है, सॉरी क्या करा है, डिक्रीज करा है, भी डिक्रीज करा है, तो आई का वैल्यू क्या होना चाहिए? आई का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो आप इजी वे में बना सकते हो। लेक्चर के इनिशियली ही इस पॉइंट का हमने जिक्र करा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे इजी वे में बन सकता है अगर आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन प्योर मेटल्स? तो ये रेजिस्टिविटी का खेल है, नेक्स्ट लेक्चर में अपने लोग समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझा दूंगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बन जाना चाहिए। अब चलिए अपन लोग एचसी वर्मा के तरफ बढ़ते हैं। चलिए एचसी वर्मा की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। तो हमने एचसी वर्मा का क्वेश्चन निकाल लिया है। एचसी वर्मा का सबसे पहले अपन लोग सोल्व प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्या है? सबसे पहले अपन लोग सोल्व प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सोल्व प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। सोल्व प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज इफ द डायमीटर d इज डबल एंड लेंथ रिमेनिंग द सेम। कहने का मतलब कि पहले इतने डायमीटर का एक वायर था, अभी डबल यानी 2d, ये 2d थिकनेस का या डायमीटर का वायर लिया, सेम मटेरियल है और सेम लेंथ का है। तो क्रॉस सेक्शनल हमने क्या बताया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। तो जब D दे दिया गया है तो किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कैसे निकाल सकते हो? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू किसी वायर का क्या होता है? तो पाई R स्क्वायर होता है। तो D दे दिया गया है तो क्या होगा? देखो, जब इस स्टेज में था तो R1 इक्वल टू क्या होगा? पाई R स्क्वायर, यानी पाई R इक्वल टू क्या होगा? D/2 का स्क्वायर, ठीक है, D/2 का स्क्वायर। अब गौर करके देखो तो यानी पाई D²/4, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? इस बार डायमीटर को डबल कर दिया गया है, इस बार डायमीटर को डबल कर दिया गया तो यानी R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यानी पाई D² यानी पाई D2², D/2 होगा ना, हाँ D/2 का स्क्वायर। तो इस बार डायमीटर डबल कर दिया गया है तो 2D होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो इस बार क्या हो गया? पाई D²। तो ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंप्यूट कीजिए या इक्वेट कीजिए तो रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यानी R1/R2 देखिए क्या होगा, तो दिस अपॉन दिस, तो देखो यहाँ से पाई D², यहाँ से पाई D² कैंसिल हो जाएगा। तो R1/R2 इक्वल टू क्या होगा? गौर करके देखिए, R1/R2 इक्वल टू 4 होगा।
क्योंकि 1/4 है ना, तो 4 होगा। दैट मीन्स R1 इक्वल टू 4R2 होगा, R1 इक्वल टू 4R2 होगा। यानी रेजिस्टेंस बाद का जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा। तो यही कुछ है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। हो गया, हो गया, मिटा दूं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग सोल्व प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन नंबर 7 उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपन लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7 उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस, एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0.6 ओम पे दिया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में रेजिस्टेंस आपका यानी R1 लेट 0.6 ओम दे दिया गया है कॉपर वायर का, ठीक है। अनदर कॉपर वायर ऑफ द सेम मास, एक दूसरा कॉपर वायर लिया गया, यानी इस बार रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, ध्यान से सुना। सेम मास यानी इस दफा जो कॉपर वायर है और पिछली दफा जो कॉपर वायर है उनका मास अभी भी सेम है, बट लेंथ इस बार डबल है। तो रेजिस्टेंस में दूसरा वायर का जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या वैल्यू होगा, या उसका क्या वैल्यू होगा, या R2 का क्या वैल्यू होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो लेंथ जितना है R1 का, R2 का लेंथ से डबल है, R2 के लेंथ से R1 का लेंथ डबल है। सेम मटेरियल यूज करा गया है, मास को सेम रखा गया है। तो ध्यान से देखना कि हमने मान लिया है कि पहली दफ़ा फर्स्ट जो वायर था उनका लेंथ अगर हम L1 लेते हैं और लेंथ L1 लेते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी एरिया सिंपली मैं लिख लेता हूँ, एरिया अगर A1 है तो ध्यान से देखना L2 इक्वल टू सेकेंड वायर के लिए। तो इस बार क्या है, दूसरी वायर का भी आपको मास दे दिया गया है, मास दिया गया और सेम मटेरियल रखा गया है। तो ध्यान से देखना डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर मास सेम है, सेम मटेरियल रखा गया, दैट मीन्स डेंसिटी भी सेम होगा। अब देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया होता है, लेंथ इनटू एरिया होता है, ठीक है। तो मैं सेकेंड वायर का वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूंगा। तो लेंथ क्या है, लेंथ जो है वही है, तो लेंथ L2 हमने मान लिया सेकेंड वायर का लेंथ। तो एरिया क्या होगा, एरिया भी हमने मान लो A2 मान लिया, ठीक है, एरिया भी हमने मान लिया। तो ध्यान से देखना जब मास सेम है, क्वेश्चन में दे रखा है मास सेम है, डेंसिटी भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि हमने सेम मटेरियल को यूज करा है। तो झक मार के अगर डेंसिटी मास सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा ही। तो वॉल्यूम अगर सेम होगा, जब वॉल्यूम दोनों कंडीशन में सेम होगा, क्योंकि डेंसिटी और मास दोनों कंडीशन में सेम दे रखा गया है, इनडायरेक्टली डेंसिटी अपन ने निकाला कि डेंसिटी सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। तो वॉल्यूम भी सेम होगा, तो इनका वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, L2 इंटू A2, वॉल्यूम सेम होगा तो पहली कंडीशन में वॉल्यूम क्या होगा, तो L1 इंटू A1, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में लेंथ का रिलेशन दे रखा गया है, यानी L1 इक्वल टू 2L2। तो L1 L2 को मैं अभी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2L, ठीक है। यहाँ पर एरिया हो गया आपका A2, यहाँ पे एरिया हो गया A1। तो ये L और L कैंसिल हुआ तो A1 इक्वल टू क्या निकला, 2A2 निकला, ठीक है। यानी दूसरी कंडीशन में आपका एरिया का रिलेशन मिल चुका है, दूसरी कंडीशन से एरिया का रिलेशन आपको मिल चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा या रेजिस्टेंस कितना होगा। तो R2 इक्वल टू क्या होगा, तो R1 अपॉन R2 का रेशियो आप निकाल लीजिए, R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या होगा। तो R1 का वैल्यू 0.6 दे दिया गया है, R2 इक्वल टू क्या होगा, तो R इक्वल टू क्या होता है, तो रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए होता है क्या, बिल्कुल होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो डालिए यहाँ पे रो तो सेम में सेम है, ए का रिलेशन दे दीजिए, तो A इक्वल टू क्या है, 2A2 यानी 2A2, ठीक है। या ऐसे दीजिए कि R1 इक्वल टू 0.6 है, R1 इक्वल टू होगा क्या, रो L बाय A1, ठीक है।
दूसरी कंडीशन में क्या होगा, R2 इक्वल टू निकालना है क्या होगा, तो R इक्वल टू क्या है, रो L के बदले में क्या डालना है 2L बाई A2 ठीक है। अब देखो सबका वैल्यू आपको मालूम है, सबका वैल्यू मालूम है, रो और रो कैंसिल हो जाएगा, L और L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। A1 और A2 का रिलेशन आपको दे दिया गया है, A1 और A2 का रिलेशन आपको दे दिया गया है, यहाँ से आपको R2 का वैल्यू मिल जाएगा, R2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो वो आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। R2 का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। यहाँ से भी आप ऐसे निकाल लीजिए, A2 इक्वल टू क्या होगा, A2 का वैल्यू जो है वहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे A1 का जो वैल्यू है यहाँ पे डाल दीजिए, और R1 अपॉन R2 आप निकाल लीजिए, R1 अपॉन R2 निकाल लीजिए। तो R2 पूछा गया तो R2 एक साइड रखिए और R1 को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। बस 2 ही क्वेश्चन दे रखा गया था। अब चलिए एक्सरसाइज की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज एस सी वर्मा का न्यूमेरिकल्स में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का HCV का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, बनता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मेल आईडी दिया गया है, वहाँ से कांटेक्ट कीजिए। और तो क्वेश्चन दिया नहीं गया है बस। तो आज के लिए यहीं तक लेक्चर को एंड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस दिया गया है, वहाँ पर मेल आईडी है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आंसर आपको जरूर मिलेगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक मारिए, रीज़न बताइए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।